हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है? अब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन कि हिंदी शब्द क्या हिंदी का ही है या संस्कृत का है। अब बहुत सारे लोग इस पहले ही क्वेश्चन में एकदम से खत्म हो गए होंगे कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी एक्चुअल में फारसी भाषा का शब्द है दोस्तों। तो भाषा अपभ्रंश नहीं है, भाषा अपभ्रंश नहीं है दोस्तों, यह है फारसी भाषा का शब्द है। अब आपको यहां पर जान लेना है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि या तो पारसियन या फारसियन या फिर आप ईरानी, तो सबसे पहले ईरानी ने यानी ईरानियों ने हिंदी का प्रयोग हिंदी शब्द को दिया और फारसी भाषा, चूंकि जो ईरानी लोग थे दोस्तों वो क्या बोलते थे, सा को दोस्तों क्या बोलते थे, सा को दोस्तों हा बोलते थे। ध्यान दीजिएगा और यहीं से बनता है कॉन्सेप्ट, चूंकि ये सिंधु नदी से था, सिंधु नदी के किनारे आसपास रहने वाले लोग, अब सिंधु से क्या हो गया, ये चूंकि सा को ये हा बोलते थे, सिंधु से क्या हो गया, ये हिंदू हो गया और बाद में हिंदू से ये आपका आ जाता है हिंदी आ जाता है। मैं आपसे कहता हूं कि इस कॉन्सेप्ट का जो आंसर है वो सी। अब जो बहुत सारे लोगों ने पढ़ के रखा है कि अरे सर ये अपभ्रंश हो जाएगा, अरे अपभ्रंश कैसे हो जाएगा, जब तक आपसे ये ना पूछे कि हिंदी किस अपभ्रंश से उत्पन्न है, तो याद रखना है कि हिंदी जो है सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न है। तो हिंदी का जो हिंदी की उत्पत्ति हुई है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हुआ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा और देवनागरी, है ना। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट तो सबको आते हैं। अब बहुत से लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को सही भी किया होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग इसमें टारगेट कर रहा हूं, नहीं, गलतियां तो होती हैं, ह्यूमन एरर है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो जिन्होंने सही कर लिया 30 मार्क का ना बनो, आगे चलो आगे। कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में कुल्हाड़ी में कौन सा कारक है, यानी कुल्हाड़ी से में कौन सा कारक है, और पेड़ से पत्ता गिरा यहां पर किस कारक की विभक्ति है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो यहां पर देखो दोनों चीजों को समझो। इस क्वेश्चन में आंसर करण कारक होगा। करण कारक क्यों होगा, करण कारक इसलिए होगा क्योंकि यहां पर साधन का प्रयोग हो रहा है, और साधन के लिए अगर कोई भी चीज यूज होती है, साधन के लिए से हो रहा है तो करण होगा, क्योंकि काटना अलग नहीं किया जाना है। बस ये देखो कि वृक्ष को काटा जा रहा है तो वो किससे काटा जा रहा है, कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसी तरह का से ये भी है, क्योंकि यहां पर भी से आया है और यहां पर भी से आया था। ये से यहां पर है, यहां पर साधन के लिए से आया है। जैसे मैं चम्मच से चावल खाता हूं, ऐसे ही दोस्तों वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो साधन खाने का चम्मच है, काटने का कुल्हाड़ी है। अब यहां पर अपादान हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो आ रहा है से, वो आ रहा है दोस्तों अलगाव के लिए आ रहा है, और जब अलगाव के लिए आता है तो वहां पर अपादान लगता है। वह खाना खाकर सो गया। अब एक और क्रिया की बात हम कर रहे हैं, तो इसको भी समझ लो। जब भी दोस्तों मेरी बात को समझ लेना, मैंने अभी आपको अकर्मक और सकर्मक पढ़ा दिया। एक क्रिया जो बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, एक है आपकी पूर्वकालिक क्रिया, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जब भी दोस्तों एक काम करके दूसरा शुरू कर दो, एक काम खत्म करके दूसरा शुरू कर दो, मेरी बात को समझना, एक काम खत्म किया दूसरा शुरू होना चाहिए, कंडीशन यह है कि तुरंत शुरू होना चाहिए। वह खाना खाकर सो गया, तो पहले खाना खाया, एक खत्म हुआ और फिर सो गया, दूसरा स्टार्ट हो गया। या ये वाली ट्रिक नहीं आ रही समझ में, तो दूसरी ट्रिक बता दूं कि जब भी कहीं पर कर आए तो तुरंत आप पूर्वकालिक लगा देना। मैं नहाकर पढ़ने चला गया, पिताजी नहाकर पूजा करने लगे, पिताजी नहाकर खाना खाने लगे, पिताजी नहाकर सो गए, कर जरूर आएगा। मैं उठकर खेलने लगा, मैं पढ़कर सो गया, कर जरूर आएगा। तो कर जहां पर आ जाए वहां पर पूर्वकालिक। दोनों ट्रिक बता दी, कॉन्सेप्ट भी बता दिया, ट्रिक भी बता दी। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद उत धन ज्वल हो जाएगा है। तो आप यहां पर बताना, केवल मोहन पर अंडरलाइन अगर मैंने कर दिया
तो जब आप मोहन पर अंडरलाइन कर देते हो तो कर्ता आ जाता है ऑप्शन ए, लेकिन इसके साथ ही साथ उसके कर्म की बात करते हो तो वहां कर्म आ जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मोहन हो जाएगा, मोहन पर अंडरलाइन किया था। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो इसका ट्रिक नोट कर लेना, जब भी कोई समास किया करो तो उसको तोड़ लिया करो। ध्यान रखे, तोड़ने पर अगर वो संख्या दे तो आप मार दीजिएगा दिगु, और अगर आपका कोई उपसर्ग दे तो दुनिया का हर उपसर्ग वाला जो समास होता है वो अव्ययी भाव होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर, तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट याद रखना, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग होता है जो शब्द के पहले लगता है। अभी आगे हम पढ़ाएंगे, जब अभी हम चल रहे धीरे धीरे रचनाओं पर भी चलेंगे, सब कुछ देखेंगे, ध्यान से पढ़ते रहिए। बच्चा रो रहा है, यह किस प्रकार की क्रिया है? और राधा ने कृष्ण को देखा, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? बच्चा रो रहा है, रोना सोना धोना, ये सब क्या? रोना सोना जो है मुस्कुराना, कोई कर्म होता है? जब कोई कर्म नहीं होता है तो आ माने नहीं, कर्म माने कर्म। चिड़िया का उड़ना, हमारा सोना, तुम्हारा रोना, बार बार बता रहा हूं। तो जब भी कोई कर्म ना हो तो वहां पर अकर्मक क्रिया। भाई रोना सोना कोई कर्म होता है? नहीं। राधा ने कृष्ण को देखा, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो कर्ता ने कर्म को, साथ ही साथ डायरेक्ट कह रहा है को, तो कर्ता ने कर्म को हो जाता है। जब कर्म को हो जाता है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हो जाए। डार्क कर दूं क्या? इसको डार्क कर दे थोड़ा सा, मतलब बैकग्राउंड को। बताओ, आंखों में चुभ तो नहीं रहा? उसने नहाकर भोजन किया, तो देखो मैंने आपसे कहा था कि जहां पर भी कर आ जाए तो ट्रिक क्या है हमारी, कि जब भी कोई आ जाए, क्या, नहाकर भोजन किया, कर आ जाए, तो वो ट्रिक हमारी है पूर्वकालिक क्रिया। या एक काम खत्म हो दूसरा काम स्टार्ट हो जाए तो भी हम प्रेरणार्थक पूर्वकालिक क्रिया लगाएंगे। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, नाम धातु क्या होती है, सब बताएंगे। प्रेरणार्थक क्रिया में जब कोई काम तुम दूसरे से करवाओ, मैं अपने जो है, मैं अपने सभी काम अपने काम छोटे भाई से करवाता हूं, या मैंने अपने भाई से पानी मंगवाया, खुद ना करो दूसरे से करवाओ। अभी इसके क्वेश्चन कराऊंगा, नाम धातु के भी कराऊंगा। हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? तो हिंदी की आदि जननी है संस्कृत है। तो आंसर किसके साथ? डी के साथ। दोस्तों बताओ, थोड़ा डार्क कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हुई? देखो भैया जल्दी से, समय नहीं लगाना है कतई, दोनों क्वेश्चन करो। 29 नंबर 30 नंबर, 29 नंबर 30 नंबर जल्दी से क्वेश्चन करोगे। कह रहा है कार्य का तद्भव रूप क्या है? अब अगर आप कार्य के तद्भव रूप पर जाओगे तो कौन से ऑप्शंस की तरफ जाओगे? कार्य का तद्भव रूप क्या है? तो जब आप कार्य की बात करते हो तो कार्य का होता है कारज। देखो ये है आपका तत्सम रूप, तत्सम है, और ये है आपका तद्भव है, तद्भव है। बात को समझे? तो कारज ही कहते ना, कारज ही हमारा तद्भव है, ये है तत्सम। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। मक्षिका किसका तत्सम है? मक्षिका जो है मक्खी का है, मछली का नहीं है। मछली मत्स्य होता है दोस्तों, मछली मत्स्य है, ठीक है ना, ये बात आपको याद रख। अट्टालिका का तद्भव क्या है? एक और क्वेश्चन, फिर अगले चैप्टर पर चलते हैं। अट्टालिका का, तो अट्टालिका का तद्भव होगा दोस्तों अटारी होगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चलो अब सोया जाए। देखो हिंदी में आप इन्हें वाच्य कहते हो, इंग्लिश में इसे वॉइस कहा जाता है, पढ़े हो ना वॉइस। ऐसे ही जब कृतवाच्य होता है तो ये कर्ता के आधार पर, कर्मवाच्य होता है तो ये कर्म के आधार पर, और भाववाच्य होता है तो ये भाव के आधार पर। यहां कर्ता कर्म दिख रहा है नहीं? तो चलो अब सोया जाए, तो यहां पर एक भाव की बात की गई है, तो भाववाच्य, तो भाववाच्य ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अगले करते हैं। अशोक ने पुस्तक पढ़ी, सिंपल सा, अशोक के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई तो कर्म हो जाता, लेकिन अशोक स्वयं पुस्तक पढ़ रहा है तो कृतवाच्य, कर्ता ही प्रधान है, तो आंसर भी। लो भैया 5 क्वेश्चन हमने इसके भी कर लिए। अब आ जाओ समास पर। समास कह रहा है परमानंद में कौन सा समास है? अब देखो परम है आनंद, तो जहां पर विशेषता है, और विशेषता है तो आंसर दोस्तों किसके साथ? हमारा सी के साथ लॉक हो जाएगा।
सी यानी सी के साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथी? सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? मतलब 60 मिनट के अंदर हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? जब आप शब्द के आगे देखते हो हमारा क्या उपसर्ग, तो अव्ययी भाव आता है, आंसर बी। वनवास में कौन सा समास है? वनवास को तोड़ो। अब वनवास को तोड़ोगे तो क्या आएगा? वन को वास। क्या आएगा? वन को वास आएगा। और वन को वास यानी ऑप्शन नंबर ए कहीं पर आएगा दोस्तों, तो हमें क्या लगा देना है? पूर्वकालिक क्रिया लगा देना है। पूर्वकालिक का मतलब होता है कि एक काम खत्म हुआ, दूसरा स्टार्ट हो गया। बात को समझ गए? ये बात दिमाग में बैठा लेना है। दूसरा, जब भी दोस्तों हाथ से हथियाना आए, लाठी से लठियाना आए, लात से लतियाना आए, तो इस तरह के याना शब्द, आना शब्द जो शब्द बनता है उसे नाम धातु कहते हैं। समझ गए ना मेरी चीजों को? तो जब भी इस तरह का कोई भी सेंटेंस कल को एग्जाम में देखने को मिले तो उसे लगा देना क्या आप? ठीक है ना, नाम धातु लगा देना। आगे बढ़ेंगे। घोड़ा हिन हिनाता है, वाक्य में क्रिया का भेद बताओ। अब देखो, घोड़ा हिन हिनाता है, मैं हंसता हूं वैसे ही घोड़ा हंसता है। बात को समझना, लॉजिक निकालो। अगर मैं हंसता हूं तो अकर्मक होती है, तो घोड़ा भी हंसता है, घोड़ा ही नहीं नाता है, तो वो भी तो अकर्मक होगा। अरे दिमाग लगाओ ना, तो वो भी तो अकर्मक होगा। सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताओ। अब यहां पर कर्म के साथ वाला उदाहरण आपको बताना है। कर्म के साथ में जो दिया हो उसी को बताना। बोले सर सकर्मक क्रिया का उदाहरण, राम सोता है, नहीं। पक्षी उड़ते हैं, नहीं। बच्चा रोता है, नहीं। हमने कहा कि जब भी दोस्तों सकर्मक क्रिया की बात होगी तो या तो खाना देखना या पीना देखना या कोई कर्म हो रहा हो तो जरूर देखना। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब ध्यान देना, हिंदी में जो पुल्लिंग, हिंदी में जो लिंग होते हैं वो कितने होते हैं? हिंदी में लिंग होते हैं 2, संस्कृत में 3 होते हैं। ऐसे ही हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2, संस्कृत में 3 होते हैं। पुल्लिंग की बात करें तो इसको शब्द से देखो। सबसे पहले इसको बोल के किया जाता है। जब परीक्षा में करना तो बोल के वहीं पर कर लेना, तुरंत हो जाएगा। इनको कभी पढ़ा नहीं जाता है, इनको कभी तैयार नहीं किया जाता। जैसे दया आती, कहते हैं तुमको यार दया नहीं आती, ऐसा लगता है लड़की है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका स्त्रीलिंग, है ना? है ना? दया, माया, ऐसे ऐसे माया, जो भी माया भी तो है ना। कहां मोह माया में? मोह हमेशा पुल्लिंग होता है, माया में हमेशा स्त्रीलिंग। भाषा, कहते कितनी गंदी भाषा है, ऐसा लगता है स्त्री हो, है ना? कितनी अच्छी भाषा, कभी ये कहा कि अच्छा भाषा बोलो, गंदा भाषा है ये, है ना? ऐसा तो नहीं बोला। आभार जताई जाती है या आभार जताया जाता है? तो जताया जाता है, ऐसा लगता है लड़का हो, पुरुष हो। बस यही वाला आंसर हो गया, तुरंत आंसर हो जाता है। तुरंत आंसर देखो, तुरंत लगाओ। वह क्या दृश्य है? तो जब दोस्तों उल्टी आई बनी होती है उसको हम विस्मयादि बोधक कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कह रहा है राम के बिना श्याम नहीं जाएगा। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विशेषण होगा। राम के बिना श्याम नहीं जाएगा, इसमें कौन सा विशेषण होगा? इसमें दोस्तों आप बीच में संबंध जैसी चीजों की बात करते हो तो संबंध बोधक की बात हो जाएगी, आंसर बी। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीला है कंठ जिसका, अर्थात महाकाल। नीला है कंठ जिसका अर्थात महाकाल, और महाकाल के लिए ऑप्शन ही नहीं है। अब जब महाकाल के लिए ऑप्शन नहीं है तो यह हमारा बहुब्रीहि समास होना चाहिए था, लेकिन बहुब्रीहि समास अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर हमें एक ही ऑप्शन लगाना पड़ेगा, तो हमारा कर्मधारय हो जाएगा। हमारा क्या है? हमारा कर्मधारय हो जाएगा, क्योंकि महाकाल हमारा ऑप्शन में बहुब्रीहि हमें देता ही देता है। जब हमारा बहुब्रीहि नहीं होगा तो हम दूसरी सेकंड प्रायोरिटी में हम क्या लगाएंगे? हम कर्मधारय लगाएंगे। बात खत्म, आगे बढ़ेंगे। चिंतामणि किस लेखक का जो है प्रसिद्ध निबंध संग्रह है?
चिंतामणि जो है लिखा है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, 57 नंबर रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। और याद रखना है दोस्तों कि अगर आपसे कामायनी पूछता है तो कामायनी क्या है? कामायनी एक महाकाव्य है। कामायनी को लिखने वाला कोई एक है व्यक्ति जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, और जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है हिंदी में छायावाद का जनक कहा जाता है, छायावाद का जनक कहा जाता है। और जयशंकर प्रसाद को ही हिंदी में कलाधर की उपाधि भी दी जाती है, कलाधर के नाम से भी जानते हैं। असमर्थता का बोध कराने के लिए प्रायः किस वाच्य का प्रयोग होता है? असमर्थ हूं मैं, ये नहीं कर पाऊंगा, या मुझसे ये पढ़ा नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता। ये थोड़ा सा आपको दिखने में ऑप्शन इधर उधर हो गए, कोई बात नहीं है, ये भाववाच्य हो जाएगा। राम पुस्तक पढ़ता है, अगर आप इसको कर्मवाच्य में बदलोगे तो वही है ना, एक्टिव को अगर हम पैसिव में बदलेंगे प्यारे साथी, तो कहा नहीं जाता था, उधर वाई लग जाता था, वाई का मतलब होता है द्वारा। तो राम पुस्तक पढ़ता है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं हो जाएगी। अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ेंगे। उसने कटोरा भर दूध पिया। अब कटोरा भर दूध पिया, इसका मतलब है ये भर हमें बताना है क्या है। और दूसरा यहां पर देहलता में कौन सा समास है, देहलता में कौन सा समास है, यह भी बताना है। तो उसने कटोरा भर दूध पिया, तो यह है हमारा निपात है, अव्यय है, क्योंकि यह लिंग वचन के अनुसार बदलेगा नहीं। कौन सा? अव्यय वाला निपात। देहलता, तो देहलता का मतलब क्या हो जाएगा? देहलता का मतलब हो जाएगा देह रूपी लता, देह रूपी लता हो जाएगा। तो देह रूपी लता हमारा हमेशा कर्मधारय होता है, क्योंकि शब्द सदैव एक वचन होता है। अब सदैव एक वचन की तरफ आप बढ़ोगे तो आप ये कहोगे कि कौन से ऑप्शंस की तरफ जाओगे। जैसे हमने ये कहा था हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, आंसू, अक्षत भी ले लो। हम ये कह रहे हैं कि भाई ये बताओ कि ये सभी शब्द नित्य बहुवचन होते हैं। अब एक समस्या है कि इसमें कैसे छांटें भैया, कि ये वाला जो क्वेश्चन आया है कि इसमें सर कैसे छांटें कि भाई कि नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होता है। बताओ। आकाश, ठीक है, ओके। हमेशा याद रखो प्यारे साथी, कई बार यूपी टेट भी पूछ चुका है, जो आकाश शब्द है ना, यह नित्य बहुवचन है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? दाता का हमेशा याद रखना है दात्री होता है, और कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, यह इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर है? याद रखना है। तुलसीदास किसकी रचना है? अगर आप तुलसीदास की बात करते हो तो तुलसीदास एक रचना है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। तुलसीदास स्वयं में एक रचना है। तुलसीदास जी नहीं जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है, तुलसीदास एक रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है ना। और अगर मैं बात करूं कपाट, कपाट को कहा जाता है किवाड़। ध्यान देना, कपड़ा नहीं होता है, कपड़ा को करपट कहते हैं, कपड़ा को करपट कहते हैं, और कांटा को कंटक कहते हैं। दोस्तों ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, राइट? चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर। क्या दिक्कत है? चलो करवा देंगे काल का टॉपिक, परेशान मत हो। हिंदी में काल का टॉपिक करवा देंगे, एक एक चीज करवा देंगे, परेशान मत हो। बस हमारी प्लेलिस्ट देखते जाना, जो हम प्लेलिस्ट डिटेल में पढ़ा रहे हैं शाम के 4 बजे, वो देखते जाना। इसी के कमेंट बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे। चलो, छायावाद के 4 स्तंभों में कौन सा शामिल नहीं है? देखो, छायावाद की जब हम बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये 4 लोग हैं, 4 ही आते हैं, अज्ञे नहीं है। अज्ञे जो है ये आपके आ जाते हैं प्रयोगवादी में आ जाते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो अष्टाध्यायी की जब हम बात करते हैं 8 अध्याय है, तो संख्या है, और संख्या के लिए हम द्विगु समास लगाते हैं। रचना के रचयिता कौन है? झरना को लिखा, आंसू को लिखा, स्कंदगुप्त को लिखा, चंद्रगुप्त को लिखा, महाकाव्य जो है आपका कामायनी को लिखा, ठीक है ना, लहर को लिखा।
तो ये सभी रचनाओं के जो लेखक है, रचयिता है, वो है जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी जो है मात्राएं होती हैं? चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं। दोहा में आपकी 13-13, 11-11 और सोरठा में आपकी 11-11, 13-13 मात्राएं होती हैं। हालांकि अभी छंद और रस और अलंकार के सारे क्वेश्चन हमने इसी वीडियो में ले लिए हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किस व्यंग्यकार की रचना है? तो याद रखना है कि हरिशंकर परसाई एक नाम है और हरिशंकर परसाई ने ही ठिठुरता हुआ, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपीटेट फॉर यूपीटेट के लिए। हरिशंकर परसाई से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हरिशंकर परसाई को कौन सी पदवी प्राप्त है? व्यंग्यकार, व्यंग पर रचनाएं लिखते हैं। क्लियर है, याद रखना है। सुई का तत्सम क्या है? सुई की बात करेंगे, सुई एक तद्भव है। पहली बात तो सुई एक तद्भव है, और सुई एक तद्भव है तो सुई जो है सूची और एक सूचिका। तो सुई के लिए हमें सूचिका वर्ड यूज करना है, क्योंकि सूची और सूचिका में फर्क है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब मेरी बात को समझो कि जैसे बी और सी वाला जो विकल्प है, यह भी सही माना जाता है, यह भी सही माना जाता है। तो जब हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा तो हमारा विकल्प किसके साथ जाएगा? आंसर के साथ डी विकल्प ही होगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते, नहीं तो विवाद। आप ही सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, है ना, यूज कॉमन सेंस। अब देखो, सूची और सूचिका दोनों ही है ना, विवाद खड़ा होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए विकल्प हमारा डी हो जाएगा। कनफटा, कनफटा की बात करेंगे। कनफटा आपने देखा होगा, ये जो होती है ना, इसको क्या कर्णपाली बोलते हैं ना। तो जो कर्णफटा होता है, कनफटा, तो जिसका कान फटा होता है, तो दोस्तों वो हमेशा बहुब्री समास जाता है। बोले सर क्यों? क्योंकि देखो यार, कनफटा आपने देखे होंगे विशेष संप्रदाय से जुड़े होते हैं। जिसका कान फटा है अर्थात विशेष संप्रदाय से जुड़े हुए लोग, यानी जुड़े हुए लोग का मतलब होता है कि जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कुछ कान जिनके फटे हुए होते हैं, वो विशेष संप्रदाय से आते हैं, जो हमारे बाबा लोग होते हैं ना। देखा होगा आपने ध्यान से। चलो, स्वर्ण कमल में कौन सा समास है? स्वर्ण कमल कैसा कमल? सफेद है, नीला है, कैसा है? तो वो सभी दोस्तों विशेषता बताने वाले शब्दों को कर्मधारय कहते हैं। हथकड़ी, हथकड़ी में कौन सा समास है? हथकड़ी में देखा जाए तो हाथ के लिए कड़ी दोस्तों, और हाथ के लिए कड़ी का मतलब होता है संप्रदान तत्पुरुष, जहां पर के लिए आएगा तो ऑप्शन बी। सरकार द्वारा जो है शिक्षा पर खर्च किया जाता है। जब हम कहें कि किसी में द्वारा आता है तो कृतवाच्य का कर्मवाच्य में बदलना, तो कर्मवाच्य हो जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। लो भैया, 100 क्वेश्चन हो गए। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? इंद्र शब्द का होता है इंद्राणी। अब समस्या यह है कि इंद्राणी कौन सा, लेकिन इंद्राणी मारा जाता है ऑप्शन नंबर बी वाला। अगर आते हैं अभिमान शब्द में, लिंग बताइए। अगर अभिमान शब्द की बात करेंगे तो उपसर्ग आ जाएगा, तो अभी उपसर्ग आ जाएगा। अभिमान कैसा? अभिमान नहीं किया जाता या किया जाती, तो हम कहेंगे किया जाता है, तो अभिमान हमेशा पुल्लिंग हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। खिचड़ी कैसा शब्द है? सारे अभी देखो, संकर शब्द देख लेंगे, खिचड़ी देशज देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे, परेशान मत होना। खिचड़ी कैसा शब्द है? खिचड़ी एक देशज शब्द है। देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द उसे कहते हैं जिसकी उत्पत्ति ना पता हो। ठीक है ना, याद रखना। आजकल शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है बताओ? आजकल जो है वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? कमेंट फास्ट करो। चलो, हाँ, इंडिजीनियस, वाओ, ठीक है, ओके। चलो, क्रिया विशेषण, बिल्कुल सही बात है, क्रिया विशेषण हो जाएगा। मैं बात कर लेता हूं दोस्तों यहां पर कि पद्मावत में पद्मावत महाकाव्य है, वो किस भाषा में लिखा गया? पद्मावत को लिखा गया अवधी भाषा में। अब जब बात हुई है पद्मावत की, तो पद्मावत को लिखा किसने है? लिखा है दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद
जायसी ने लिखा है दोस्तों, यह बात आपको ध्यान में रखना है। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। और अतीत के चलचित्र ही नहीं, इन्होंने गिल्लू भी लिखा है, इन्होंने एक परिवार, मेरा परिवार भी लिखा है। क्या लिखा है? मेरा परिवार भी एक रचना है। दिख नहीं रहा है ना, पेन चेंज कर दूंगा। तो आंसर क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की एक और रचना भी आपको ध्यान रखनी है, इनकी एक अखरावट भी रचना है,